हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 2025 के सेट नंबर 2 के कोड नंबर 346 जेटी को कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कराएंगे इसका खंड ए, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये पूरे 6 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते। अगर आपका इसमें ऑप्शन एकदम सही है तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। और हाँ बच्चों, आज तो आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को और भी ज़ोरों शोरों से कर लीजिए शुरू, कि ताकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो और आपके अच्छे नंबर आ सके। और आपको जिस भी हेल्प की ज़रूरत हो या जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम खंड ए को देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये पूरे 6 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी इसमें हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या पूछा गया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 0.1, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 16 और ऑप्शन नंबर 4 है 640। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दो बिंदु आवेश हैं। तो आपको पता है कि दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 और Q2, और जो इनके बीच की दूरी होती है तो वो होती है R। ठीक है, और इसके लिए जो सूत्र होता है तो वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, ये तो हो गया F। पर इसमें बोला गया है कि एक परावैद्युत माध्यम में भी रखा है। तो परावैद्युत माध्यम जब आएगा तो F हो जाएगा किसमें? मीडियम में, तो FM हो जाएगा। और जब परावैद्युत माध्यम होता है K, तो इसमें 1/K की गुना कर देते हैं इस सारे सूत्र में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस सारे की जगह अगर हम F को रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये F का ही सूत्र है सारा। तो FM बराबर होगा 1/K गुना F के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा FM बराबर F अपॉन K की। ठीक है, अब अगर हमें इसमें K का मान निकालना हो तो FM की जगह K और K की जगह FM आ जाएगा, तो F अपॉन FM इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था पहले इसको देखो। तो इसमें दिया दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है, यानी F का मान है 80 न्यूटन। ठीक है, और जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं, अब इसे हमने इस बल को भी कहाँ रख दिया है? इसे भी हमने परावैद्युत माध्यम में रख दिया है, यानी FK हो जाएगा। अब कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है हमें 8 न्यूटन, तो FK का मान है 8। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे इसमें K का मान पूछा गया है। तो अभी तो आप इसमें ये सब चीज़ ना करके आप इसका सीधा सूत्र याद रखो कि अगर इसमें K निकालना है तो K बराबर F अपॉन FM होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ तो आपको समझाने के लिए बताई गई है कि ये जो सूत्र है ये आया कहाँ से है। तो K बराबर F क्या है? 80, FM क्या है? 8, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो K का मान क्या आया? K का मान आया 10। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में X है, मतलब ये आपको अभिक्रिया दे दी गई है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटॉन, ऑप्शन 2 है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें ड्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप इस अभिक्रिया को उतारो, तो ये है 2He4 प्लस 7N14 से क्या बना उत्पाद? 8O17 और प्लस X। तो आपको इसमें ये बताना है ये X है क्या। अगर बच्चों ऐसी अभिक्रिया दी गई होती है नाभिकीय प्रक्रिया की, तो जो उल्टे हाथ पे हैं, तो सबसे पहले जो इसके परमाणु क्रमांक हैं उन्हें जोड़ लो। तो ये कितने आए? तो ये आए 2 और 7 9,
और इसके क्या हैं, इसके हैं परमाणु क्रमांक इसका 8 है, और इसका अगर हमें 9 बनाना है तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब x के नीचे 1 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर के जोड़ लेते हैं, तो ये है 4 + 14, तो कितने हुए, 18 हुए, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या है, 17, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये भी 18 हो जाए, तो 1। तो इसका मतलब कि जो ये है तो ये हमारा 1x1, यानी ये होता है 1H1, जो कि होता है हमारा प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। तो इस अभिक्रिया में x क्या है, तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रोटॉन। अब अगला क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है h/2π, ऑप्शन नंबर 2 है h/π, ऑप्शन नंबर 3 है h/2 और ऑप्शन नंबर 4 है 2h। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है उत्तरोत्तर। क्या है, उत्तरोत्तर का मतलब होता है बच्चों लगातार। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। तो इसमें दिया है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, जैसे ये एक हाइड्रोजन परमाणु है तो उसमें अंदर क्या होगा, इसमें अंदर होगा नाभिक, और इसके चारों ओर क्या होंगी, इसकी कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं, हाइड्रोजन परमाणु है ये और ये है इसका नाभिक, तो इस नाभिक के बाहर की 2 लगातार कक्षाएं, कौन सी 2 लगातार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में आपको अंतर बताना है। तो जो इसकी पहली कक्षा है तो उसके लिए करेंगे हम, पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग क्या होगा, पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग का सूत्र होता है बच्चों, पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग होता है Ln = NH/2π। n का मतलब इसमें फेरों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर पहली कक्षा है तो उसका कोणीय संवेग होगा Ln = NH/2π के। तो ये हो गई समीकरण 1। अब जो इसकी दूसरी कक्षा है उसके लिए भी निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला है 2 लगातार कक्षाओं के लिए। तो दूसरी कक्षा में क्या होगा, तो बच्चों दूसरी कक्षा में जो ये Ln था इसमें 1 और जुड़ जाएगा, तो इस दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा, तो इस दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग होगा कि जो Ln है इसमें 1 और जोड़ दो, तो मतलब जहाँ भी n है इसमें सूत्र में, तो उसमें आपको 1 को जोड़ना है। तो हमने n की जगह रखा n+1/h और /2π। ठीक है, अब इस h की इसमें भी गुना कर दो और इसमें भी कर दो, तो हो जाएगा NH और एक बार 2π इसके साथ आ गया प्लस, अब h एकम h और /2π आ गया इसके साथ। अब ये समीकरण हो गई है दूसरी। अब इसमें क्या पूछा था, तो इन दोनों कक्षाओं में कोणीय संवेग में अंतर, यानी इसमें से इसको घटाना है। Ln+1 में से Ln को अगर आप घटाते हो तो इससे ये कट जाएगा, तो इसको घटाना है तो बराबर क्या होगा, आप इससे इसको घटाकर तो देखो एक बार, तो Ln+1 क्या है, तो ये NH/2π प्लस h/2π तो हो गया ये, माइनस Ln क्या है, तो ये NH/2π के, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा ये, तो इसका आंसर है h/2π। क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर होगा h/2π। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है, कौन सा बल है वो इनमें से। तो ऑप्शन नंबर 1 है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन 2 है कुलामीय बल, ऑप्शन 3 है नाभिकीय बल और ऑप्शन नंबर 4 है चुंबकीय बल। तो इसमें क्या होगा, अल्फा कण प्रकीर्णन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिस्ट थे, कौन से थे, रदरफोर्ड, तो उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने सोने की पिन्नी पर, जैसे ये एक सोने की पिन्नी है तो उन्होंने इस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, तो जो तो कुछ ऐसे चले गए थे, आधे ऐसे, और जो इधर था वो इधर आ गया था, है ना, और ये बीच में क्या था, बीच में था इसमें नाभिक। तो आधे बच्चे सोचेंगे कि अल्फा कण प्रकीर्णन के अनुसार, यानी जो रदरफोर्ड का अल्फा कणों की ये बमबारी उन्होंने की थी तो एक सोने की पिन्नी पर करी थी, तो इसमें क्या दिख रहा था उन्हें चित्र में, तो इसमें दिख रहा था उन्हें नाभिक। तो वो सोचेंगे कि इसका, जब इसमें क्या है, नाभिक है, तो इसका ऑप्शन होगा नाभिकीय बल, पर ऐसा नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। तो बच्चों रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण कुलामीय बल है। कौन सा बल है, कुलामीय बल है, जो धनावेशित अल्फा कणों को
और जो सोने की पिन्नी के नाभिक के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल है। तो मतलब जो इनके बीच में और इसके बीच में जो भी बल काम कर रहा है तो वो कौन सा बल है? तो बच्चों वो बल है कुलामीय बल। कौन सा बल है? तो वो होता है कुलामीय बल। तो इसका ऑप्शन होगा ये सही। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा 3 × 10⁻10 माइनस 3 × 10⁻12 हर्ट्ज। ऑप्शन 2 था 3 × 10⁻12 माइनस 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 था 3 × 10⁻14 माइनस 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। और ऑप्शन नंबर 4 था 3 × 10⁻16 और इसके ऊपर। तो अभी तो आपसे पूछ लिया गया है कि पराबैंगनी विकिरण के लिए, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी की जगह इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश के लिए तो क्या आंसर दोगे आप? क्या आपको ये पता है कि जो ये 4 ऑप्शन हैं ये किस किस के लिए हैं? तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब 2025 में इसके लिए पूछा गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2026 में भी इसी के लिए पूछा जाए। तो आपको ये चारों ऑप्शन के बारे में ही पता होना चाहिए कि इनमें से कोई सा भी आए तो आप एकदम आंसर ठीक कर दो। तो ऑप्शन नंबर 1 था कि अगर ये आवृत्ति कितनी है 3 × 10⁻10 से 10⁻12 हर्ट्ज है तो ये होती है माइक्रोवेव सीमा। कौन सी सीमा? जैसे जो माइक्रोवेव होते हैं तो उसमें इनका यूज होता है। और ऑप्शन नंबर 2 था 3 × 10⁻12 से 10⁻14 हर्ट्ज है तो होगा इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश। और तीसरा है कि अगर 3 × 10⁻14 से 16 है तो होगा पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति सीमा। और हमसे पूछा था पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति सीमा, तो ये होगा जिसमें 10⁻14 से 16 है। ठीक है। और अगर 10⁻16 से ऊपर पूछा जाए तो वो होती है एक्सरे और गामा किरणों की सीमा। तो बच्चों इस बात को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना कि अगर इन चारों में से कोई सा भी अगर आपके एग्जाम में आया तो आप एकदम आंसर दे दो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी सीमा या कौन सी आवृत्ति किसके लिए है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज। तो ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। तो प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 1 सेंटीमीटर, 2 है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 0.76 सेंटीमीटर और चौथा है 0.43 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा होगा? तो बच्चों आप याद रखो, सबसे पहले सूर्य द्वारा बनाए गए कोण, जो इसमें मतलब सूर्य से कोण आ रहा है तो वो किस में दे रखा है? तो हमें थीटा दे रखा है यहाँ 0.5 डिग्री में। अब इस डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। किस में करोगे? तो इसे हमें रेडियन में चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहला काम करोगे आप कि इस डिग्री वाले कोण को रेडियन में बदलोगे। और रेडियन में कैसे बदला जाता है? मतलब इसकी गुना π/180 अगर करते हो तो फिर ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा रेडियन में। ठीक है। मतलब आपको थीटा कोण दिया गया था 0.5 डिग्री, तो इसे पहले आपको रेडियन में चेंज करना है। और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? तो उसमें हमें π/180 से गुना करनी पड़ती है। तो अब जो थीटा कोण था तो वो हो गया 0.5 गुना π/180। ठीक है। अब आगे आपको क्या दिया गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। तो बच्चों व्यास होता है d, तो इसमें हमसे d पूछा गया है। तो सूत्र होता है d = f गुना थीटा। क्या सूत्र होता है? तो सूत्र होता है d = f गुना थीटा। और जहाँ f क्या है? f होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। f है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस ये रहा और इसकी जो फोकस दूरी है ये, तो कितनी दे रखी है f? तो f दे रखी है हमें इसमें 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब सीधा इस सूत्र में इसे फिट कर दो। तो हमसे पूछा है d, f कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, गुना थीटा कितना है? थीटा है 0.5 गुना π/180। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब जब ये दशमलव हटेगा तो इधर आ जाएगी 0। आ गई इतनी। अब कैसे करेंगे भाई? अब आपको इसमें पाई का मान याद रखना पड़ेगा 3.14। आपको इसमें पाई का मान याद रखना ही पड़ेगा 3.14। और अगर ऐसे पाई का मान याद नहीं होता तो जिस भी कॉपी में आप रोज काम करते हो, चाहे वो रिवीजन की हो या फिर कैसी भी कॉपी हो, उसमें ऊपर ही डेली अगर लिख लोगे कि इसका मान इतना होता है तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हो जाएगा d = 50 गुना 5 गुना पाई कितना? 314, मतलब 3.14 है।
1800 ये हो गया गुना। अब इसका जब दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 100, मतलब जितना दशमलव हटाते हैं उसके बाद की जो भी डिजिट है उसकी उतनी ही जीरो आ जाती है। अब इस जीरो से तो ये जीरो कट गया ना, और ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब इतना तो काट दिया, अब इस 5 से 1800 को अगर काटते हैं तो आता है 360, ठीक है, आगे 360 और क्या होगा, और इसे अगर हम 2 से काटेंगे तो आएगा 157, और इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 180। तो आपको क्या काम करना है, 157 को 180 की 2 में गुना करें तो आएगा 360, तो आपको 360 को 157 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है 36 दूनी होता है 72, तो वो तो नहीं चलेगा। 36 दिया होता है 108 और 36 चौके होता है 144, तो इसका मतलब चौके चल जाएगा यहाँ 144 और 0, ठीक है। अब अगर साथ में 4 के तो आया 3 0, तो 130 आया और दशमलव था तो 1 0 आ गई यहाँ। अब आ गया हमारा 1300, इसका मतलब कि जब 4 144 है तो 3 जा कितना होगा, तो फिर होता है 36 दिया 108, 36 दिया कितना होता है 108, 0 उतर गई है, तो ये कितना आया हमारा, तो ये आया हमारा 220, फिर 0 कर ली। तो अब क्या आना चाहिए यहाँ, तो अब 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 36 चौके 144 और 36 पंजे 180, और अगर बात करें 36 छिका होता है 216, तो यहाँ छिका चलेगा 216, और अगर ऐसे करते रहेंगे हम तो फिर तो ये आगे होता ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये, तो इसका आंसर है 0.43 सेंटीमीटर। क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर है 0.43 सेंटीमीटर। इसमें क्या करा था, इसमें सबसे पहले थीटा का जो कोण हमारा डिग्री था उसको रेडियन में चेंज करा, यानी π/180 से गुना कर दी, और इसमें एफ भी दे रखा था, और हमसे इसमें डी पूछा गया था जिसका सूत्र होता है डी बराबर एफ गुना थीटा के, तो वो इसमें रख के फिर और सारी कैलकुलेशन करी है। और हाँ, इसमें आपको इस पाई का मान भी याद रखना है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।